हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो बेटा यहाँ पे अपन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एक माइंड मैप लेके आए हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके क्लास 12 बोर्ड्स के लिए या फिर आपकी नीट एग्जाम के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने ज्यादा से ज्यादा या फिर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट करने की और पूरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरे एक पेज में आप ये नोट्स देख सकते हो, पूरे एक पेज में फिटेड है, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपका जल्दी से रिकॉल हो जाए। अगर आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आप 1.5x या फिर 2x पे देख सकते हो, या फिर अगर आपको एक एक चीज बारीकी से फिर से समझनी है तो आप 1x पे भी रह सकते हो। यस सर, ओके। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सर माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यस, क्योंकि वो सर इतने छोटे होते हैं माइक्रोमीटर्स में, अपने पास उनकी साइज होती है नैनोमीटर्स में साइज होती है, क्यों तो अपन उन्हें देख नहीं पाते। तो इसके लिए अपने को इन्हें अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो पहला जो आपका पास टॉपिक था दैट इज माइक्रोब्स, जो वैसे वैसे माइक्रोब्स थे जो ह्यूमंस में डिजीजेस वगैरह कॉज कर रहे थे। लेकिन माइक्रोब्स का अब हमने अलग एक फायदा देखा कि माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन में भी बहुत, ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो अपने को सब, जो अपने साथ अपने पूरे जो अपनी लाइफ है उसमें कहा ना कहा इनका रोल आ रहा है, और वो एक पॉजिटिव रोल है। इसलिए माइक्रोब्स कैन बी फ्रेंड्स या फिर फो। जो आपका फो मतलब एनिमी होता है, तो फ्रेंड्स की तरह भी हो सकते हैं, साथ ही साथ डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस भी हो सकते हैं। तो ये एनिमी की तरह भी ऐड कर सकते हैं और फ्रेंड्स की तरह भी ऐड कर सकते हैं। इस नाम का आपको मीनिंग समझ में आया कि ये चैप्टर आपके कोर्स में क्यों है? यस सर। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स का मतलब अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। यस, फॉर एग्जांपल अभी ही देख लो, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया में भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो ये डाइवर्स होते हैं। एज अपन ने क्लास 11th में देखा था, द लिविंग वर्ल्ड इज डाइवर्स, डाइवर्सिटी उसमें होती है, तो इसमें माइक्रोब्स भी आपके डाइवर्स होते हैं। यस यस। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि माइक्रोब जो होते हैं वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अगर मैं एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में देखूं तो वहां पे मुझे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। मतलब ये हर जगह पे हो सकता है। सॉइल ले लो, पानी ले लो, एयर ले लो, हर जगह पे बैक्टीरिया हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये इस जगह पे भी हो सकते हैं जहां पे ह्यूमंस नहीं हो सकते। मतलब ये इवन हार्श क्लाइमेट्स में हो सकते हैं, हार्श एनवायरमेंट्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ठंडी जगह में, बहुत टेम्परेचर वाली थर्मो एसिडोफिल्स, आपके जो बैक्टीरिया अपन ने देखे थे, एसिडोफिल्स बहुत एसिडिक कंडीशंस में, अल्कलाइन कंडीशंस में एल्कलोफिल्स, बहुत टेम्परेचर के पास थर्मोफिल्स आपको वैसे देखने को मिलेंगे। तो ये बैक्टीरिया वहां पे भी रह सकते हैं जहां पे ह्यूमंस रह ही नहीं सकते। यस सर, ओके। तो इन्हें क्या कहते हैं अपन? एक्सट्रीमोफिल्स, क्योंकि इन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस पसंद होते हैं। जैसे एक्सट्रीम फाइल, एक्सट्रीम का मतलब है एक्सट्रीम, और फाइल मतलब लविंग, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस लविंग। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी अपन उसे कहते हैं। यस, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया इसका एग्जांपल होता है। आर्की बैक्टीरिया आपके बैक्टीरियाज में आते हैं जो ऐसे जगह पे रह सकते हैं क्योंकि उनका सेल वॉल का अलग होता है, वो अपन ने देख लिया था पहले। ठीक है, ओके। प्रेजेंट इन ऑल 5 किंगडम्स, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो किन किन किंगडम्स में आपको देखने को मिले। तो सर अपने पास 5 किंगडम्स होते हैं, तो पांचों किंगडम्स में आपको ये देखने को मिलता है। सर एनिमल किंगडम में कैसे? एनिमल किंगडम में तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल किंगडम्स में जो कुछ कुछ वर्म्स वगैरह होते हैं उनकी स्टेजेस वगैरह में ये देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मस्कीटो की बात करूंगा तो उसकी भी एक स्टेज होती है दैट इज स्पोरोजोइट्स, तो वो भी आपकी माइक्रोस्कोपिक होती है। राइट, यस सर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएंगे। यस सर। बाकी आपको बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा प्रोटिस्टा में प्रोटोजुअन्स, फंगस में आपका ईस्ट सिंगल सेल्यूलर है, और प्लांट्स में भी अपने पास सिंगल सेल्यूलर एल्गे वगैरह होते हैं। तो ये आपके माइक्रोब्स आएंगे। तो यहां से वो एक ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि
कौन से किंगडम्स में या फिर कौन से किंगडम्स में आपको माइक्रोब्स देखने को मिलता है, और ऑप्शन दे देगा 4 किंगडम्स, 3 किंगडम्स, लेकिन पांचों के पांचों किंगडम्स में यहाँ पे माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। यस सर, ओके। माइक्रोब्स आपके क्या क्या प्रकार के हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया कहा सर आपने? यस बैक्टीरिया। प्रोटोजुअन्स, यस सर, प्रोटोजुअन्स भी आपके पास हो सकता है। सर ये डिजीज कौन सी कॉज करते हैं हमें पता नहीं है, प्रोटोजुअन्स जो है वो डिजीज कौन सी कॉज करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है प्रोटोजुअन्स। पहला एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, प्रोटोजुअन्स जो है वो आपका प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजुअन होता है, वो भी मलेरिया कॉज करता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया प्रोटोजुअन्स भी माइक्रोब्स होता है। साथ ही साथ जो आपकी एक एसटीडी होती है, एसटीडी जो आपके पास होती है एक, वो भी एक प्रोटोजुअल इन्फेक्शन से होती है। आप उसका नाम कमेंट कर सकते हो कौन सी वाली। यस सर, ओके। तीसरा आपके पास आएगा प्लांट और एनिमल वायरसेस। बहुत सारे अलग अलग प्लांट वायरसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, ओके सर। एनिमल वायरसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एचआईवी, सर पढ़ लिया एड्स में। यस बिल्कुल सही। उसके बाद आपके ये जो दिए हुए हैं वायरॉइड्स प्रियॉन्स, ये आपको कहां पे दिए हुए सर? ये आपको एनसीईआरटी में इसके लिखे हुए, लेकिन इसका रेफरेंस क्लास 11 से होता है कि वायरॉइड्स के पास बस आरएनए होता है और प्रियॉन्स के पास बस क्या होता है? प्रोटीन होता है। बस ये आप याद रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज में लिखा हुआ होता है कि प्रियॉन्स के पास कौन सा इंफेक्शियस उनका एजेंट होता है, तो प्रोटीन उनका इंफेक्शियस एजेंट होता है। तो यहाँ से वो सवाल कहां का पूछ सकता है, लेकिन बोर्ड में सवाल आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि 11 से अपन उठाते हैं। यस सर। फंगस में जैसे आपको बोला ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी के बारे में बहुत सारे अपन इसके बारे में पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ईस्ट आपके पास क्या होता है सर? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। यस सर, ओके। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बारे में थोड़े मैंने यहाँ पे टिप्स दिए हुए हैं आपको। एनसीईआरटी को रीड करके आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए। पहली बात, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस जो है वो कौन से भी डिजीज में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया हुआ है। यस सर, हमें याद आ रहा है ग्रीन कलर का कुछ ऐसे हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर था। यस, दैट वाज एडिनो वायरस। और उसके बारे में एक अच्छी बात लिखी हुई है कि वो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज कर सकता है। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है सर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कौन से, तो आप वहां पे ऐड भी कर सकते हो, इट कैन आल्सो कॉज निमोनिया। यस सर, यस आप लिख सकते हो। एडिनो वायरस देख लिया सबने एनसीईआरटी में। यस सर, हम इस पे ध्यान देंगे जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते वहां पे। ओके सर। उसके बाद आता है टीएमवी। सर टीएमवी तो आपने अभी बताया था, वो सर एक प्लांट वायरस है और उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बिल्कुल सही सर। तो वो आपके पास कैसा होता है सर? उसका स्ट्रक्चर हमने 11th में देखा हुआ लग रहा है, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस का, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसे? रॉड शेप्ड वायरस। रॉड शेप्ड वायरस, तो यहाँ पे वो कंफ्यूज कर सकता है। ऑप्शंस देखिए कि टीएमवी कैसा दिखता है, तो रॉड शेप उन्होंने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब भी वो कुछ 1.5 लाख गुना मैग्नीफाई वगैरह कर रहे हैं तभी उन्होंने ये दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि सर उसमें कैस्पिड, कैस्पोनियस वो तो होते हैं, लेकिन उसका शेप जो है वो कैसा हो सकता है? रॉड शेप्ड हो सकता है। यस सर, बात समझ में आई ये वाली? यस सर। बैक्टीरियोफेज। सर बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पे हमला करते हैं। यस सर, यस। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। नोट कर सकते हो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर बोर्ड्स तक है तो आप बस ये याद रखना कि ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं। सर हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है 12th में भी, मैं लिंक करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जो अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस का जो अनइक्विवोकल प्रूफ था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वहां पे भी उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज का यूज किया था। उसमें उसमें आपने 3 स्टेप्स देखे होंगे। यस सर, अटैचमेंट, ब्लेंडिंग और उसके बाद वाली स्टेप आप कमेंट कर सकते हो कौन सी थी। यस सर। तो यहाँ पे अपन ने बैक्टीरियोफेज का लिंक से तोड़ दिया कि सर उसका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 12th के, तो वो लेबलिंग पूछ सकता है। तो आपको जाके आपका होमवर्क होगा कि उसकी लेबलिंग करनी है। मैं पार्ट्स थोड़े बता देता हूं जो वहां पे है। हेड है, कॉलर है, टेल है, पिंस है, प्रॉन्ग्स है और प्लेट है वहां पे। तो ये सारे वहां पे देखने को मिल सकता है आपको, तो आपको वहां पे ठीक से देखने का है। यस, उसकी लेबलिंग बहुत रेयर है, लेकिन अगर वो सवाल बोर्ड्स ने उठा लिया लेबलिंग का तो
बोल रहा हूं 0.01% लोग उससे कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके। बैक्टीरियोफेज, यस सर। अभी मैंने बात की सर बैक्टीरिया अगर मेरे यहाँ पे एनवायरनमेंट में है या फिर स्पेन पे है तो वो तो मुझे दिखेगा नहीं। तो सर अपन बैक्टीरिया की स्टडी कैसे करते हैं? तो बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए अपने को एक मीडियम चाहिए होता है, दैट इज द न्यूट्रिटिव मीडियम। यस सर, तो न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए होता है तो आपको बैक्टीरिया की और फंगस की कॉलोनीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो पहला डायग्राम आपके पास था वहां पे बैक्टीरिया की कॉलोनी है, और जो ग्रीनिश कलर का डायग्राम है वहां पे आपके पास फंगस की कॉलोनी उन्होंने दी हुई है कि सर इन कॉलोनीज को अपन देख के उसके बाद अपन उसे स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, दीज कॉलोनीज आर विजिबल बाय नेकेड आई। यस सर, नेकेड आई के साथ ये विजिबल होते हैं। ठीक है, तो इन्हें ग्रो करने के लिए अपने को न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगार, अगर आपको एक न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए होता है जो कि प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा कि अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगार जो है वो जेलिडियम और ग्लिसरीरिया, ये दो आपके रेड एल्गे होते हैं जिनसे ये मिलके बनता है। ठीक है सर, अगार मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूं, लेकिन कॉलोनीज तक आपकी बात ये याद होनी चाहिए कि इन्हें ग्रो करने के लिए न्यूट्रिटिव मीडियम की जरूरत पड़ती है। सर ये तो लॉजिकल बात है कि ग्रो करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ मीडियम देना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही। उसके बाद अपने पास आता है कि सर ये जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि माइक्रोब्स डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका अच्छा पर्सपेक्टिव पढ़ना है इस चैप्टर में, तो अपन उसके बारे में डील करेंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स आपके कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि कर्ड मतलब आपका क्या होता है सर, दही होता है। तो मिल्क से कर्ड बनाने की प्रोसेस में आपके बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। सर कौन से बैक्टीरियाज? दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB, तो ये पूरी फैमिली है ऑफ बैक्टीरियाज जिसमें एग्जांपल आपका होता है लैक्टोबैसिलस। तो ये क्या करता है सर, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो प्रोसेस वो पूछ सकता है कि सर ये बैक्टीरिया ने काम कैसे किया। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दे पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे और कोआगुलेट द मिल्क, एक साथ मिल्क को लाएंगे जिसकी वजह से गाढ़ा आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सवाल के साथ वो क्या मोल्टिंग कर सकता है कि यहाँ पे लिख सकता है दे कंप्लीटली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स, तो ये गलत हो जाएगा, ये पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं मिल्क प्रोटीन्स को। ठीक है सर, यस। इसका सर फायदा क्या होता है दही का खाने के बाद? फायदा क्या होता है? पहले तो B12 की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाएगी, दैट इज साइनोकोबालामीन की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी, जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ऑफ कोबाल्ट का, जो 12th में ही है, तो आपको याद है। यस सर, चेक्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो है उन्हें ये चेक करता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट हो सकते हैं। यस सर, प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, यस, ठीक है सर। इसके बारे में हो गया, अपन एक कर्ड फॉर्मेशन देख लिया, और ये कर्ड फॉर्मेशन के लिए आपको एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल अभी ठंडियां चालू है तो वहां पे आपको एक वार्मर कंडीशन देना पड़ेगा ताकि आपका जो है मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि some curd itself is added into the milk so that it can turn into the curd। तो इसके लिए अपन यहाँ पे कर्ड का पार्टिकल क्यों ऐड कर रहे हैं, जो कि आपकी प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो कर्ड में आपके मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होंगे जो कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, तो इसका ये अपन ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसे इनोकुलम कहते हैं, जो कि एक स्टार्टर की तरह काम करेगा। या फिर आपने देखा होगा मिल्क में आपने थोड़ा दही डाल दिया तो वो कर्ड बन जाता है ज्यादा मात्रा में। ठीक है सर, तो ये एक इनोकुलम की तरह काम करता है। तो कर्ड फॉर्मेशन अपना यहाँ पे कवर हो चुका है। यस सर, पूरी एनसीईआरटी डिकोड हो रही है। डो ऑफ इडली एंड डोसा, जो इडली और डोसा की जो डो होते हैं वो अपन घर पे भी बना सकते हैं। यस सर, राइस वगैरह को पीस के अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया से ये बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। वेरस जो ब्रेड का जो डो होता है वो एक ईस्ट से बनता है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ये किससे बनेगा? इडली और डोसा का वो एक बैक्टीरिया से बनता है। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है ल्यूकोनोस्टॉक, बट स्किप भी आप कर सकते हो क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। यस सर, डो ऑफ ब्रेड, सर ब्रेड का बेकरी इंडस्ट्री में ये डो के लिए कौन सा यूजफुल है? दैट इज द बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ये ईस्ट होता है सर, ये क्या करता है इन प्रोसेसेस में
दोनों प्रोसेसेस में क्या होता है सर, फर्मेंटेशन होती है और यहां से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पफ्ड अप अपीयरेंस, पफ्ड अप अपीयरेंस मतलब फूला हुआ अपीयरेंस आपको कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है, यहाँ पे थोड़ा ऐड कर सकता हूं मैं, क्या रिलीज होता है यहाँ पे, CO2 आपके पास यहाँ पे इन दोनों प्रोसेस में रिलीज होता है। यस सर, ठीक है। ट्रेडिशनल ड्रिंक जो आपके पास होती है टॉडी, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में कॉमन होती है। तो ये कैसे बनी सर ट्रेडिशनल ड्रिंक, जो फर्मेंटेशन से ही बनी, फर्मेंटेशन ऑफ पाम, प्लम, प्लम सैप, पाम सैप, सॉरी प्लम नहीं, पाम सैप से ही बनता है। यस सर, ओके। तो पाम सैप या फिर कोई ट्रीज है पाम ट्री, उसके फर्मेंटेशन से, उसका जो सैप निकलता है उसके फर्मेंटेशन से ये बनता है। यस सर, ट्रेडिशनल ड्रिंक का भी कवर हो गया। अभी यहाँ पे एक और एक पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि एक जनरलाइज पॉइंट उन्होंने लिखा था कि फर्मेंटेशन ऑफ फिश, बैम्बू शूट्स और सोया बीन, उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोयाबीन के फर्मेंटेशन में आपको सोया सॉस मिल जाएगा, वैसे वैसे आपके पास देखने को मिलता है। तो वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रिकॉल करना। यस, चीज के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है जो वो पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि इट इज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट्स इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। यस सर, तो चीज का क्या होता है सर, उसका फ्लेवर अलग हो सकता है, टेक्सचर अलग हो सकता है, स्मेल अलग हो सकती है, तो बहुत वेरियस प्रकार की चीज है। तो वो कुछ चीज किस पे डिपेंड करेंगे सर, माइक्रोब आपने कौन सा यूज कर दिया। फॉर एग्जांपल जो स्विस चीज होता है जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, वो एक बैक्टीरिया से बनता है, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो यहाँ पे प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी आपके पास ये बैक्टीरियम होता है। तो ये सर हमें कैसे पता चलेगा, तो ये बैक्टीरियम इसके नाम में ही आ रहा है, तो इट इज अ बैक्टीरियम। यस सर। दूसरा आपके पास होता है रॉकीफोर्ट चीज, जो दिया हुआ एनसीईआरटी में, इससे बनाता है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। तो ये आपके पास ये क्या हो गया सर, ये फंगस हो गया। ठीक है, तो रॉकीफोर्ट चीज आपका एक फंगस से बना, स्विस चीज आपका एक बैक्टीरियम से बना। यस, यहाँ पे एनसीईआरटी में एक अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि रॉकीफोर्ट चीज में जो ये पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी क्या क्रिएट करता है, उसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है, तो फ्लेवर यहाँ पे वो पर्टिकुलर क्रिएट कर देता है। यस सर, ओके। उसके बाद अपने पास आती है इंडस्ट्रियल यूजेस क्या होते हैं। हाउस होल्ड में तो देख लिया सर, इडली डोसा के डोज में आपके पास मिलेगा, उसके साथ साथ डो ऑफ ब्रेड में आपको देखने को मिलेगा, ट्रेडिशनल ड्रिंक्स देखने को मिलेंगे, चीज देखने को मिलेंगे। यस, उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ब्रूअरी इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री होती है ब्रूअरी इंडस्ट्री में, यहाँ पे आपके पास कौन सा ईस्ट इन्वॉल्व होता है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। यस, वो ईस्ट इन्वॉल्व होता है। यस, तो वहां पे ये कौन सी अल्कोहल इंडस्ट्री में ये आपका काम करता है, ये क्या है सर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो हाउस होल्ड से उठ के अपने को इंडस्ट्रीज में क्या लाना पड़ता है सर, फर्मेंटर्स अपने को लाने पड़ते हैं। फर्मेंटर्स का मतलब क्या होता है, लार्ज वेसल्स होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में भी लिखा हुआ है कि इनकी क्वांटिटी 100 लीटर्स से लेकर 1000 लीटर्स तक हो सकती है। तो वहां पे अपन माइक्रोब्स का ग्रोथ करेंगे। फर्मेंटर्स की फोटो एनसीईआरटी में दी हुई है। तो अपने को अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो अपने को बैक्टीरिया एक लार्ज स्केल पे, या बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स एक लार्ज स्केल पे ग्रो करने पड़ सकते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे फर्मेंटर्स का यूज करते हैं। तो इसलिए फर्मेंटर्स का अपन यूज करते हैं। तो फर्मेंटर्स में क्या होगा सर, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, जो कौन करवाएगा, यस, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। तो इसका नाम क्या है सर, ये ब्रूअरी इंडस्ट्री में काम करता है तो ब्रूअर्स ईस्ट, बेकरी इंडस्ट्री में भी काम करता है तो बेकर्स ईस्ट। तो दोनों ही सेम है, मतलब बेकर्स ईस्ट पूछे या ब्रूअर्स ईस्ट पूछे, दोनों का नाम होगा सैक्रोमाइसिस सर्विसी। यस सर। तो सर यहाँ पे अल्कोहल की अलग अलग टाइप हो सकती है। यस सर, बहुत सारे प्रकार के अल्कोहल होते हैं। सर अल्कोहल की अलग अलग टाइप किस पे डिपेंड करेगी सर, जो रॉ मटेरियल है और जो प्रोसेसिंग हुई है। रॉ मटेरियल मतलब माल्टेड सीरियल्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जवार राइस, इसकी माल्टिंग करने से भी आपके पास अल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ उनकी अलग प्रोसेस हो सकती है, मतलब माल्टिंग ऑफ सीरियल्स होगा और कुछ फ्रूट की तरह होगी, फॉर एग्जांपल एप्पल वाइन, ग्रेप वाइन, ऐसे आपके पास होगी। तो रॉ मटेरियल अलग हो सकता है, माल्टेड सीरियल्स हो सकता है, या फ्रूट जूसेस हो सकता है, या फिर प्रोसेसिंग उनमें अलग हो सकती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि भाई डिस्टिलेशन किया है या नॉन डिस्टिलेशन के साथ है।
डिस्टिलेशन अगर किया होगा मतलब ज्यादा अल्कोहल की मात्रा होगी इनमें, फॉर एग्जांपल विस्की, ब्रांडी, रम, यस इनमें क्या होगी, ज्यादा मात्रा ऑफ अल्कोहल कंटेंट इनका हाई होगा, विस्की, ब्रांडी और रम, ये तीन आप याद रख सकते हो, इसमें डिस्टिलेशन होता है। यस सर। विदाउट डिस्टिलेशन वाले आपके पास क्या होते हैं, वाइन और बियर, जो अपन कॉमनली सुनते हैं कि भाई वाइन है, बियर है, इसमें अल्कोहलिक कंटेंट कम होता है, इसलिए अपन इन्हें नॉन डिस्टिलेशन से ही बनते हैं। वाइन और बियर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें 4 लेटर्स वाले जो भी है वाइन और बियर वो नॉन डिस्टिलेशन वाले, और बाकी अलग लेटर्स, अलग नंबर ऑफ लेटर्स वाले वो डिस्टिल्ड वाले, फॉर एग्जांपल विस्की, ब्रांडी और रम। एक बस याद करने की मेथड बता दी, या फिर आप कॉमनली सोच सकते हो कि वाइन और बियर में कम अल्कोहल होता है तो वो नॉन डिस्टिल्ड होंगे। यस ठीक है, ये सर अपनी बात हो गई सर अपनी ब्रीवरी इंडस्ट्री के बारे में। दूसरी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में अपने पास एंटीबायोटिक्स भी आते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, अगर मैं तोड़ू तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो ये क्या होता है सर, अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ अगर आपसे पूछे, वो एक सवाल बहुत कॉमन होता है कि व्हाट एंटीबायोटिक्स लिटरली मीन, तो लिटरल मीनिंग उनका क्या सर, लिटरल मीनिंग उनका है अगेंस्ट लाइफ, तो आप ये लिख के आ सकते हो। यस, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दीज आर द केमिकल्स that are released from some microbes which kill or retard the growth of other disease causing microbes। मतलब कुछ माइक्रोब्स ये केमिकल्स रिलीज करते हैं जो किल कर सकते हैं और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ सम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब अपन जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो अपने बॉडी में प्रेजेंट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार गिरा सकते हैं। तो ये अपने लिए क्या हुई सर, ये तो अपने लिए प्रो लाइफ हुई या फिर अपने लिए इंपॉर्टेंट हुई लाइफ के लिए। यस सर ठीक है, तो ये आपके पास एंटीबायोटिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास होता है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स आपकी किसने डिस्कवर की थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। तो ये 1928 वाली डेट नहीं है, लेकिन ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट डिस्कवर किया था, और वहां पे लिखा हुआ है इट इज अ चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी का मतलब क्या है, यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि ये चांस डिस्कवरी क्यों थी। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज ऑब्जर्विंग, मतलब वो काम कर रहे थे एक बैक्टीरियम पे, दैट वाज स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे, उन्होंने कल्चर करके वो काम कर रहे थे, और कुछ प्लेट जो है वो उन्होंने अनवॉश्ड रख दी। तो अनवॉश्ड जो गंदी चीज है वहां पे तो सर फंगस या फिर काई जम जाती है, फंगस आ जाता है वहां पे। तो फंगस वहां पे आया, उन्होंने देखा उन्होंने भाई फंगस यहाँ पे आया है, तो उन्होंने देखा जो वहां पे उस कल्चर में स्टेफाइलोकोकस थे वो फंगस के पास आ रहे ही नहीं थे। मतलब एक जोन था जहां पे फंगस ही था बस, और वहां पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे, वो किल हो जा रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया यार ये कोई फंगस होगा जो कुछ तो सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस मर रहा है और वो उस एरिया में आ नहीं पा रहा। यस सर, तो उस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक आपको क्या मिली, पेनिसिलिन। ठीक है, किससे ये मिलती है, कौन से फंगस से, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप नोट कर सकते हो, पेनिसिलियम नोटेटम से पहली एंटीबायोटिक मिली थी, दैट इज पेनिसिलिन। ओके सर, फुल पोटेंशियल जो इसका था, फुल पोटेंशियल, ये तो रॉ फॉर्म में था पेनिसिलिन, तो उसका फुल पोटेंशियल एज अ इफेक्टिव एंटीबायोटिक किन्होंने लाया सर, वो लाया अपने फ्लोरी एंड चेन, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने इनका फुल पोटेंशियल आया कि भाई इससे पर्टिकुलर एक अच्छा एंटीबायोटिक उन्होंने बना के लिखा है। एनसीईआरटी में ये तो डेट नहीं लिखी हुई है 1928 में फ्लेमिंग ने फर्स्ट डिस्कवर किया था, लेकिन ये डेट लिखी हुई है कि तीनों जो साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन को नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में फॉर देयर डिस्कवरी। और इससे जो है पेनिसिलिन से बहुत सारे वुंडेड सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर 2 में थे, अमेरिकन सोल्जर्स, उनकी जान बचाई गई। यस सर, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। और एनसीईआरटी क्या बात करता है सर, आपको वो पूछता है कि सर क्या आपको कुछ मालूम है एंटीबायोटिक्स के नाम, तो आपको दो एंटीबायोटिक्स आप लिख सकते हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि ऑप्टेन, लिखने की जरूरत नहीं किससे ऑप्टेन होता है, दैट इज ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेशियस से वो ऑप्टेन होता है। और दूसरा होता है
नियोमाइसिन जो कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस फ्रेडी से ऑब्टेन होता है। तो ये एंटीबायोटिक्स आप चाहिए तो ऐड कर सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन। यस सर, ओके, ये आपका हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में बात की हुई है कि एंटीबायोटिक्स कितने अपने के अच्छे थे कि अपन ने अभी जो बहुत डेडली डिजीजेस थे उससे अपन छुटकारा पा चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल प्लेग हो गया, उसके बाद डिप्थीरिया जिसका नाम दिया हुआ है दैट इज गलगोटू, उसके बाद वूपिंग कॉफ उसका नाम दिया हुआ है काली खांसी, उसके बाद आपके पास लेप्रोसी जिसका नाम दिया हुआ है कुष्ठ रोग। तो ये कुछ टेस्ट सीरीज में इस नाम से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई डिप्थीरिया को क्या कहते हैं, कॉमनली तो गलगोटू कहते हैं, लेप्रोसी को क्या कहते हैं सर, कुष्ठ रोग। ऐसे अपने को देखने को मिलेगा। और वो यही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि माइक्रोब्स इतने यूजफुल है क्योंकि माइक्रोब से ही हमें एंटीबायोटिक्स मिली और वो अपन उसका यूज कर पा रहे हैं। और अगर एंटीबायोटिक्स नहीं होते तो लाइफ हमारी कैसी होती। यस सर, ओके, यस। उसके बाद अपने पास एक इजी टॉपिक आ जाता है। यहाँ पे एक इजी टॉपिक है कि भाई क्या क्या और आप ऐड कर सकते हो। सर एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है, वहां पे आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। एस्पेरिगुलस नाइगर वो आपके पास क्या होता है सर, एक फंगस होता है एस्कोमाइसीडीज का, उससे आपको सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम एक बैक्टीरिया है जिससे आपको ब्यूटारिक एसिड मिल जाएगा। लैक्टोबैसिलस सर पढ़ लिया, उससे आपको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा। ओके सर, ये समझ में आया। यहाँ पे और चीजें दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल लाइपेजेस के बारे में जो कि आपके डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में यूज होते हैं। ये सर लॉन्ड्री के डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में यूज होते हैं क्योंकि ऑयल स्टेन को रिमूव करते हैं। लाइपेज का मतलब क्या भाई, लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम। ओके सर, यस। और क्या दिया हुआ है सर, कुछ एंजाइम्स और जो आपके बना दिए जा सकते हैं, पेक्टिनेस और प्रोटीएज जो आपके बॉटल जूस में यूज किए जाते हैं ताकि वो क्या हो सके, स्मूथ हो सके और अच्छे से उनका लुक आ सके। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि भाई लाइपेजेस का यूज हो सकता है लॉन्ड्री फॉर्मुलेशंस में और पेक्टिनेस और प्रोटीएज का बॉटल फ्रूट जूसेस में यूज हो सकता है। यस सर। उसके बाद अपने पास सर्टेन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स अपने पास होते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेस मिला और थोड़ी वहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का सपोर्ट लेके इस स्ट्रेप्टोकाइनेस को एक बना दिया है क्लॉट बस्टर, जो कि क्लॉट जो आपकी आर्टरीज में क्लॉट बन जाती है ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, हो सकता है फाइबर्स, हो सकता है फैट्स की अक्यूमुलेशन से जो आपके पास क्लॉट्स बनते हैं उससे ये बस्ट करने के काम आता है। तो जो जिन्हें मायोकार्डियल इंफेक्शन से जो सफर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत नेसेसरी ये चीज हो जाएगी, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस से मिली हुई स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओके सर। उसके बाद अपना एक फंगस होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, साइक्लोस्पोरिन, दोनों में स्पोर आ रहा है, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि आपका क्या करेगा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। यस सर। जब भी अपन किसी ट्रांसप्लांटेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो उसे फॉरेन की तरह उस पे एक्ट ना करने के लिए अपन क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे और एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का कमेंट में नाम लिख सकते हो। यस सर। उसके बाद आपके पास होता है मोनास्कस परब्यूलियासिस, जो कि एक ईस्ट होता है, इससे आपको क्या मिलेगा, स्टैटिन्स, जो आपने पॉपुलरली सुना होगा कि भाई स्टैटिन्स आपके क्या होते हैं सर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। व्हाट आर दीज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम दैट मेक्स द कोलेस्ट्रॉल। मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये दिखाते हैं। 11th में जिन्हें याद आ रहा है वो थोड़ी अपनी याददाश्त संभाल सकते कि भाई अपन ने देखा था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या था, मेलाटोनेट और सक्सिनेट वाला वो। यस सर। तो वैसे ही आपका ये क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करेगा। यस, ओके सर। तो स्टैटिन्स आपके क्या होते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। साइक्लोस्पोरिन आपका पास क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। और स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है, क्लॉट बस्टर। ओके सर। अभी सर मैंने एनसीईआरटी का फॉर्मेट थोड़ा बीच से उड़ाया है क्योंकि आप पहले इजी टॉपिक्स पढ़ लो। बायो कंट्रोल में क्या होता है सर, पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स यूज करने से अच्छा है अपन अपने बायो वे में अपन चल सके और वहां पे अपन पेस्ट और जो प्लांट पेस्ट होते हैं और जो
फसल को खराब करते हैं उन्हें अपन बायोलॉजिकल वे में ट्रीट करें। बायोलॉजिकल वे में ट्रीट करना मतलब उनके ही प्रीडेटर्स वहां पे इंट्रोड्यूस कर ले, उनके ही प्रीडेटर्स वहां पे इंट्रोड्यूस कर ले। यस सर, लेकिन सवाल वो पूछ सकता है कि सर उनका प्रीडेटर वहां पे कभी कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी एक टेस्ट सीरीज वगैरह में सवाल पूछ सकते हैं, सर ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी फेल क्यों होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए फेल होती है क्योंकि कुछ विद द कोर्स ऑफ टाइम जो उसका प्रीडेटर होता है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीड करेगा और उससे फीड नहीं करेगा। तो इस कुछ कुछ टेस्ट सीरीज में ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फेल कभी होती है? जब भी जो प्रीडेटर होता है उसका मल्टीपल उसका दूसरा फूड चेन में हाथ होता है, तो वो जिस पेस्ट के लिए अपन ने लाया था उसे खाने के बजाय वो उसका जो दूसरे पेस्ट पे वो निर्भर हो जाता है। तो ये सवाल वो पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। यस सर, तो बायो कंट्रोल में अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग की हेल्प लेते हैं जहां पे अपन प्रीडेटर और पेस्ट का इंटरैक्शन स्टडी करते हैं और उस पेस्ट को अपन को क्या करना है, कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करना, उसकी थोड़ी मात्रा रखनी है ताकि अपना इकोसिस्टम जो है वो सस्टेनेबल हो सके। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, फॉर ऑर्गेनिक फार्मर बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। इसका मतलब क्या है, जिस एरिया में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वो ज्यादा सस्टेनेबल ग्राउंड होगा, वो ज्यादा सस्टेनेबल ग्राउंड होगा। इसलिए अपन केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये वीडीसाइड्स वगैरह वो यूज ना करने से अच्छा अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो सके। तो बायो कंट्रोल में अपन ने एक लेडी बर्ड बीटल जो अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, जो एफिड्स होते हैं उसके खिलाफ अच्छा काम करती है। अगर ज्यादा रीजन्स में मस्कीटोस है तो उसके लिए अपन ड्रैगन फ्लाई को इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद अपने पास क्या होता है सर, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ये बैक्टीरिया होता है जो बटरफ्लाई कैटरपिलर, यहाँ पे कैटरपिलर की जगह फ्लो में कैपिलरी लिख दिया है। यस सर, ओके, बटरफ्लाई कैटरपिलर को ये उड़ाने के काम आता है, मतलब बीटी किल्स बीसी, आप याद रख सकते हो। यस सर, ओके। यस, ट्राइकोडर्मा आपके पास क्या था सर, वही फंगस था, वो फ्री लिविंग होता है रूट सिस्टम्स में, जिसके वजह से प्लांट पैथोजेंस को रूट में फ्री लिविंग होके उनके साथ वो इन्वॉल्व होता है कि भाई प्लांट को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लांट पैथोजेंस को वो उड़ा देता है। तो ये क्या होता है सर, ये स्पेसिफिक नहीं है, जो भी प्लांट पैथोजेंस रूट में आए उन्हें उड़ाने की ये कोशिश करता है। यस सर, उसके बाद आपके पास आता है बैक्यूलोवायरस, जो आपके पास एक पर्टिकुलर जीनस का आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉली न्यूक्लियो हेड्रोवायरस के, ये इसमें आता है बैक्यूलोवायरस, जो क्या होता है सर, बहुत स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट्स और सम आर्थ्रोपोड्स के खिलाफ ये काम करता है। तो इट हैज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस इसके पास होते हैं। यस सर, और ये बहुत स्पेसिफिसिटी के साथ काम करता है। मैमल्स पे इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, बर्ड्स पे इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स पे इसका कुछ इफेक्ट नहीं है। तो ये पूछ सकते हैं कि बैक्यूलोवायरसेस जो है ऐसे टाइप का बायो कंट्रोल अपन कहां पे कर सकते हैं? यहाँ पे अपन कर सकते हैं ऐसी जगह में जो इकोलॉजिकली थोड़ी पुअर है, इकोलॉजिकली थोड़ी सी वो सेंसिटिव एरिया है, वहां पे अपन ये जो पेस्ट स्पेसिफिक होते हैं वो अपन यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को उन्होंने कहा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहां पे अपन जब भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन होती है तभी अपन ऐसे टाइप की जिनकी हाई स्पेसिफिसिटी होती है उन्हें यूज करते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करेंगे, लेडी बर्ड बीटल एफिड्स के लिए, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोस के लिए, बैसिलस थुरिंजिएंसिस बटरफ्लाई कैटरपिलर के लिए, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग होता है प्लांट पैथोजेंस के लिए, बैक्यूलोवायरस आपका स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस होता है, इंसेक्ट्स और सम आर्थ्रोपोड्स के साथ होता है, और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया पे अपन आईपीएम कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ओके सर, उसके बाद अपने पास एक टॉपिक आता है बहुत इजी, दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स। कोई बायो ऑर्गेनिजम्स फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, दैट इज वो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग में आपकी ये काम आते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रिएंट की तरह यूज होता है प्लांट्स में। तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, राइजोबियम, जिसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है
with the root nodules of leguminous plants. Yes sir. ये क्या करता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. फ्री लिविंग आपके पास क्या आ जाएगी, एज़ोटोबैक्टर एंड एज़ोस्पाइरलम जो फ्री लिविंग होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. उसके बाद एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपका पास होता है माइकोराइजा, जो कि फंगस का होता है, जो कि ग्लोमस जीनस का होना चाहिए. ग्लोमस से आपका सवाल फ्रेम कर सकता है कि कौन से जीनस का फंगस मोस्टली होता है, तो ग्लोमस रीजन का जेनेरा का होता है. एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स आपके देखने को मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल पाइनस. तो ये फंगस क्या करता है, ये हेल्प करता है इसके फॉस्फोरस को अब्सॉर्ब करने में, वाटर अब्सॉर्ब करने को प्लांट और पैथोजेंस को दूर रखता है और ओवरऑल इसकी ग्रोथ बढ़ाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसकी बढ़ाता है. वेयरएज ये क्या करता है, हायर प्लांट्स इसे क्या देगा, खाना देगा. यस सर. तो इसके वजह से इस प्लांट में क्या अच्छा हुआ, इस फंगस आने की वजह से ये सर सैलिनिटी रेजिस्टेंट बन गया, ड्रॉथ रेजिस्टेंट बन गया, साथ ही साथ इसमें ओवरऑल इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ. यस सर. ओके. तो ये समझ में आया सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका, ग्लोमस रीजन, ग्लोमस जेनेरा वाले फंगस का और हायर प्लांट्स फॉर एग्जांपल पाइनस. ओके सर. साइनोबैक्टीरिया फॉर एग्जांपल एनाबीना नॉस्टॉक एंड ऑसिलिटोरिया आपके क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का ही काम करते हैं. पैडी फील्ड्स में, टेरेस्ट्रियल भी, एक्वाटिक, ये आपके पास फील्ड्स में क्या काम कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकते हैं. तो आपके पास ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में काम कर रहा है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के. फ्री लिविंग आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है, एज़ोटोबैक्टर और एज़ोस्पाइरलम. माइकोराइजा के बारे में पढ़ लिया. साइनोबैक्टीरिया आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह काम कर रहा है, इसका एग्जांपल आपने देख लिया, एनाबीना नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया. यस सर. उसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सवाल वो पूछ सकता है आंसर राइटिंग फॉर्मेट्स में, दैट इज सुएज ट्रीटमेंट. सुएज आपके पास क्या होता है, जो म्युनिसिपल वेस्ट होती है उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन एक्सक्रीटा वाला वेस्ट को अपन क्या कहते हैं, सुएज कहते हैं. तो सुएज क्या होता है सर, खराब है तो उसे डायरेक्टली अपन रिवर्स वगैरह में छोड़ नहीं सकते, इसलिए पहले इन्हें ट्रीटमेंट करना पड़ता है. यस. इसमें क्या होगा, सुएज में ऑर्गेनिक मैटर भी होगा और पैथोजेंस भी होंगे, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे. यस सर. तो इसे ट्रीट करना पड़ता है इन एसटीपीज, दैट इज सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इन्हें ट्रीट करना पड़ता है. तो पहली प्रोसीजर आपके पास होती है दैट इज फिजिकल प्रोसीजर, जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है. पहले अपन क्या करते हैं, जो ऊपर से फ्लोटिंग डेब्रीज है उन्हें हटा देते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. क्योंकि अपन ने ऊपर की जो फ्लोटिंग डेब्रीज थे उन्हें हटा दिया, फिल्ट्रेट कर दिया. नीचे जो आपके पास ग्रेट पेबल्स वगैरह बने हैं उसे अपन सेडिमेंट करते हैं. यस सर. सर नीचे जो आपके पास बनता है उसका नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्लज. उसे अपन क्या कहते हैं सर, प्राइमरी स्लज कहते हैं. यस सर. जो नीचे बच जाता है, एफ्लुएंट जो बना, मतलब जो फ्लूइड पार्ट था सब होने के बाद वो अपन एरेशन टैंक्स में डालते हैं. सर एरेशन टैंक्स में मतलब अपन ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया. यस. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. यस. क्योंकि बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. इस ट्रीटमेंट में आप देखोगे कि सर हेटेरोट्रॉफिक आपके ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है. तो एरेशन टैंक में क्या होगा, जो आपका इफ्लुएंट आ है, इफ्लुएंट में जाहिर सी बात है आपके पास क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा और माइक्रोब्स होंगे. उसे एरेशन दिया जाता है, पंप्स वगैरह से इसमें एयर लाई जाती है, क्योंकि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए, ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए. इसलिए ये जो इसका जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो फिलामेंटस फंगस के साथ उन्होंने एसोसिएशन बना ली है और एक जाली जैसा, मैश जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिन्हें फ्लॉक्स कहते हैं. फ्लॉक्स ये क्या करते हैं, जैसे जैसे आप ऑक्सीजन दोगे वैसे वैसे उनकी फीडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने का काम करेंगे. दे विल ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर. यस. ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते करते वो बीओडी कम कर देंगे. बीओडी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसका मीनिंग क्या होता है सर, आपको कितना ऑक्सीजन माइक्रोब्स कंज्यूम कर रहे हैं टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द 1 लीटर वाटर या फिर सुएज में कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसे. मतलब क्या, सिंपल टर्म्स में जितना ज्यादा बीओडी होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा होगा, जितना ज्यादा बीओडी लग रहा होगा, उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा. तो इसलिए बीओडी मुझे कम करना है, मतलब ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मुझे कम करनी है, ताकि जो भी
बीओडी कम होगा तभी जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स है वो कम ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे, मतलब कम ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे, इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। अगर ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। यस सर, मतलब बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉल्यूशन पोटेंशियल, मतलब जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पॉल्यूटिंग कैपेसिटी होगी, बीओडी जितना ज्यादा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा। यस, और उतना ज्यादा बीओडी जितना ज्यादा उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा उन ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए। इसलिए इसके बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं कि बीओडी आल्सो डिपेंड्स द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द माइक्रोब्स, और उसका और एक मतलब दिया हुआ है कि बीओडी इज डायरेक्टली मींस दैट द हाउ मच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। अगर बीओडी ज्यादा मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो पॉल्यूशन करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ रहा होगा इन बैक्टीरिया को। यस सर, ओके। उसके बाद आपके पास आता है सेटलिंग टैंक। एरेशन टैंक के बाद आपको सेटलिंग टैंक में जाना जाता है। जब भी बीओडी सिग्निफिकेंटली लो होता है तो सेटलिंग टैंक्स में जाना जाता है। यहाँ पे क्या होता है सर, जो फ्लॉक्स होते हैं वो सेटल अभी हो जाते हैं, फ्लॉक्स जो होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो सेटलिंग होने के बाद इसका मेजर पार्ट आपका एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला जाता है। तो जो सेटल होता है, सेटल जो होता है उससे अपन क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। तो कुछ मात्रा एक्टिवेटेड स्लज की एरेशन टैंक में इनोकुलम की तरह यूज हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डाला जाता है, जहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया इन फ्लॉक्स वगैरह पे फीड करते हैं और आपके गैसेस रिलीज होते हैं। बायोगैस अपन इसे कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे रिलीज होती है। एस फॉर सुएज, तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे याद रखना। ओके सर, तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये ट्रीटमेंट के बाद जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के बाद जो इफ्लुएंट बचता है वो आफ्टर द सेकेंड, आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है, आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो सुएज होता है, वाटर रिमेनिंग होता है, वो इफ्लुएंट कहां पे डाला जाता है, तो किसी और ट्रीटमेंट में डाला नहीं जाता, वो सीधा डिस्चार्ज किया जाता है इनटू वाटर बॉडीज। यस सर, उसके बाद अपना जो है वो अर्बनाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा सुएज प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए एसटीपीज कम पड़ रहा है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या डिसीजन लिया कि उन्होंने लॉन्च किया गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ताकि जो ये मेजर रिवर्स होते हैं अपने इंडिया के वो सेव किए जाए और उसमें हमेशा ट्रीटेड वाटर ही इसमें डाला जाए। यस सर, उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, दैट इज बायोगैस प्लांट। पहले आपके पास जानना पड़ेगा कि बायोगैस जो है वो कैसी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूंगा तो बायोगैस बनना वो किस पे डिपेंड करता है सर, माइक्रोब्स कौन सा यूज हुआ है और सबस्ट्रेट कौन सा है। फॉर एग्जांपल जो गट ऑफ रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स फॉर एग्जांपल काउ एंड बफेलो, वहां पे रूमेन एक स्पेशल चेंबर होता है स्टमक रीजन में, वहां पे आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मिथानोजेंस। तो क्या आपका जो कैटल्स वगैरह है वो क्या खाएंगे सर, सेल्यूलोज। तो इन सेल्यूलोज पे ये फीड करता है, मिथानोजेंस फीड करते हैं इन सेल्यूलोज पे, और ये आपको सवाल मिल सकता है कि मिथानोजेंस आपके बहुत यूजफुल होते हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द कैटल। ओके, यस सर। उसके बाद जो ये आपके मिथानोजेंस होते हैं उसका एक एग्जांपल होता है मिथानोबैक्टीरियम। तो कुछ मिथानोजेंस आपके एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये सारी गैसेस वहां पे प्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि जो बायोगैस कैसी बनेगी, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, माइक्रोब कौन सा है और सबस्ट्रेट कौन सा है उस पे डिपेंड करेगा। मोस्टली जो बायोगैस होता है उसमें 58% से लगभग आपके पास मीथेन होता है और बाकी अदर गैसेस देखने को मिल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। यस, उसके बाद अपने को देखना पड़ेगा कि बायोगैस प्लांट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। तो पहले आपका एक गड्ढा खोदा जाता है जो कि 10 to 15 फीट होना चाहिए कंक्रीट का। उसके बाद एक अपने पास इनलेट चैनल होता है जहां पे अपन क्या डालते हैं, डंग डाल सकते हैं, स्लरी डाल सकते हैं, डंग प्लस वाटर को अपन स्लरी कहते हैं, जो गोबर होता है। सर गोबर में अपने बैक्टीरिया कैसे है, तो जो मिथानोजेंस थे वो गट में थे, तो जैसे गट में थे वहां से ही वो आपके गोबर में भी वो वाले मिथानोजेंस या फिर मिथानोबैक्टीरियम आ जाएंगे। तो उसका यूज करके अपन बायोगैस
प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो इनलेट है वहां पे अपन क्या डालेंगे, डंक वाटर डालेंगे, जिसे अपन स्लरी कह सकते हो। साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी अपन यहाँ पे डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल वेस्ट वगैरह जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है वहां पे अपन डाल सकते हैं। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, इस चेम्बर में, दैट इज टैंक में आपके पास जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो माइक्रोब्स होते हैं, दैट इज मीथानोजेंस, ये यहाँ पे एक्ट करते हैं और इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर होता है, जिससे जितना ज्यादा गैस बनेगा उतना वो राइज हो जाएगा और अपने को पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा ऑफ गैस वो बनी है। तो मेजर यहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है गैस का, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन है वेरएज वहां पे जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बन रहा था, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो कॉमन है, हाइड्रोजन की जगह एनसीईआरटी में हाइड्रोजन सल्फाइड वहां पे दिया हुआ है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में याद रख सकते हो, एस फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा और बायोगैस आपकी क्या होगी, वहां पे आपका सिंपल हाइड्रोजन होगा। यस, तो आपका आउटलेट होता है, आउटलेट एक आपके पास क्या हो जाएगा, गैस डायरेक्टली कनेक्टेड होगा ताकि हाउस होल्ड में कुकिंग और लाइटिंग के लिए वो यूज हो सके। और दूसरा जो आपके पास आउटलेट होगा वहां पे आपका स्लज, उसे अपन स्लज कहते हैं, जो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेगा, या फिर अपन इसे क्या कहते हैं, स्पेंट स्लरी। जो स्लरी यहाँ की बच गई, जो अपन ने यूज किया था जिससे वो बच गया, वो उसे अपन स्लज कह सकते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम में स्लज लिखा हुआ है, लेकिन लिखते हुए उन्होंने स्पेंट स्लरी लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, एक फर्टिलाइजर की तरह, खाद की तरह ये यूज किया जा सकता है ताकि अपन फर्टिलाइजर की तरह इसे यूज करें। तो सिंपल वर्किंग थी भाई, इतना ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक नॉलेज पे ये है, बस गैसेस के बारे में मैंने बता दिया। और गैस कौन सी बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, माइक्रोब पे और सबस्ट्रेट पे। वो मिथानोबैक्टीरियम जो आपका मिथानोजेंस होते हैं जो सेल्यूलोज को फीड करते हैं, तो वो किस पे हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में कैटल्स को। यस सर। उसके बाद जो ये अपना बायोगैस प्लांट है वो किसमें जरूरी है सर, सर ये रूरल एरियाज में जरूरी है क्योंकि वहां पे सर कैटल्स देखने को मिलेंगे। यस, तो इससे इस टेक्नोलॉजी को पहली बार लाने के लिए इंडिया में दो अपने पास इंस्टीट्यूट थे। कौन से सर, पहला आपके पास था दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा आपके पास था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इन्होंने बायोगैस प्लांट लाने बोला कि सर बायोगैस आप ला सकते हो प्लांट, ताकि आपकी बेसिक नेसेसिटीज जो है कुकिंग और लाइटिंग की वो बायोगैस और गोबर गैस फुलफिल कर सके, क्योंकि ये गैस होता है दैट इज इन्फ्लेमेबल होता है, तो ये फ्यूल की तरह एक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अपन ने पूरा जो माइंड मैप है वो कवर कर लिया है। आई होप आपको पूरा ये माइंड मैप समझ में आया। आप एनसीईआरटी अगर एक बार रीड करोगे फिर से तो सारे पॉइंट्स आपको कवर हो जाएंगे। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे थे तो भी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, इतना बेसिक वे में मैंने बता दिया। अगर आपकी रिवीजन कर रहे थे तो आपकी बहुत इफेक्टिवली रिवीजन हो गई। अगर एक बार आपने एनसीईआरटी और रीड कर ली तो आपका टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो दिमाग में फिट हो जाएगा। यस, तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये माइंड मैप और क्या क्या हमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं टू कंटिन्यू विद दिस माइंड मैप्स। जो भी पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे थे वो कमेंट करके बताना सर चैप्टर कितना समझ में आया। अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आया तो इट विल बी अ गुड मैसेज कि भाई पहले शॉर्ट में आपको ये पूरा चैप्टर एक ही, जनरली अपन ज्यादा टाइम लेके पढ़ाते हैं लेकिन एक ही बार में आपको समझ में आ गया, तो बेस्ट ये आपके पास होगा। तो होमवर्क मेरे तरफ से एनसीईआरटी रीड करिए और इस नोट्स को आप फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं। यस, सो स्टे ट्यून्ड एंड मोर सच अमेजिंग वीडियोस, सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।